बने रहिए। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरे पास तो अभी हेडफोन तो नहीं है, आप टाइप करके भेजिए आपके मैसेज। ओके, टाइप करके भेजिए आपके मैसेज, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि आपको क्या कहना है, आप क्या कहना चाह रहे हो, तो वो मेरे तरफ जो है वहां पे पता चल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट यही बात है मेरे लिए कि आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। और इन बिटवीन आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, देन यू आर वेलकम, यू आर फ्री टू आस्क ओवर देयर। ये बेसिक सी चीज है और इन बेसिक सी चीजों को फोकस करिए, समझिए और इसकी प्रैक्टिस आउट करिए। ओके, तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेंड्स पर। और जैसे कि हमने बोला था, बताया था मोस्ट ऑफ टाइम्स कि बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। यदि हम इन बेसिक्स को स्टिक करेंगे देन हायर पॉसिबिलिटी रहेंगी उस बेसिक्स के हिसाब पे, उस बेसिक्स के बिहाफ पे हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए। तो इंपॉर्टेंट ये चीज है, यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो भी कोई बंदा मार्केट में नया आता है या मार्केट को एनकाउंटर करता है, तो उसके सामने बहुत सारी चीजें वहां पे आती है, जैसे कि फ्यूचर्स आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, उनको देखते हुए ही वो एनरोल कर जाता है। और इंफॉर्मेशन नहीं रहती है उसके पास, उसके अंडरस्टैंडिंग वहां पे उसके पास नहीं रहती है, उस वजह से वो लॉस में जो है चला जाता है। और उस लॉस से यदि आपको बाहर रहना है दोस्तों, उससे उबरना है, देन ऑटोमेटिकली इन बेसिक्स को अच्छी तरीके से समझना बेहद ही जरूरी है। और यदि बेसिक्स का नॉलेज अच्छी तरीके से रहेगा, क्या करने से क्या बात हो सकती है, क्या नहीं करने से क्या बात नहीं हो सकती है, वो चीज आपको यदि अच्छी तरीके से पता है, देन अल्टीमेटली दोस्तों वो आपके लिए सही चीज, सही दिशा वहां पे होगी होगी। और निफ्टी ट्रेंड्स के माध्यम से आपके लिए वो प्लेटफॉर्म, वो चीजें हम वहां पे लाने की बार बार वो कोशिश करते हैं। एंड उसमें आपको एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी खासी चीजें अल्टीमेटली ला के खड़ी कर दे, वो हम दिखाने में तैयार रहेंगे। क्या मेरे आवाज, मेरा साउंड आप सभी तक आ रहा है? यस और नो, प्लीज लेट मी चेक, फास्ट में रिप्लाई करिए so we can move further everyone. yes, if anyone, किसी को आवाज नहीं आ रहा है तो उसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ज्वाइन विथ ऑडियो बोलना पड़ेगा। ओके, सो आई होप द प्रॉब्लम विल बी गोइंग आउट। तो ऑप्शन जो है एक अपॉर्चुनिटी है, एक बेसिक वाली चीज है, बट उससे पहले हमें फंडामेंटल्स को समझना बेहद ही जरूरी रहता है। बिकॉज यदि इन फंडामेंटल्स को समझ ले, देन ऑब्वियसली हमारे लिए बातें, चीजें जो है एक सिंपल सी वहां पे हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस में एंट्री करने से पहले एक बात, एक चीज जो है मैं आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा कि ये जो ऑप्शंस का मार्केट है या ये जो ऑप्शंस वाला फील्ड है, ये अलग है कंपेयर टू अदर थिंग्स। अब ये अलग कैसा है वो यदि मैं समझाऊं, तो जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज वहां पे रहती है, ऑप्शंस। और वो ऑप्शंस क्यों? क्योंकि बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम रुपयों में जो है ये ऑप्शंस हमारे लिए रहता है, इसीलिए हम उसे ट्रेड आउट करते हैं। बट ऑप्शंस का बेसिक्स ही हमें पता नहीं रहता है, इसीलिए हम सभी लोग वहां पे लॉस कर जाते हैं। और इस लॉस की बदौलत, इस लॉस की वजह से हम मार्केट से आउट हो जाते हैं। और जब हम मार्केट से आउट हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे दिशा में, डायरेक्शन में मार्केट मूव हो रहा है। तो इंपॉर्टेंटली पहले लेक्चर में भी मैंने यही बात आपको बताई थी, समझाई थी कि यदि मुझे मार्केट में ट्रेड आउट करना है, देन इंपॉर्टेंटली मुझे बेसिक्स ऑफ मार्केट या स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट जो है वो पता होना चाहिए। और जो इस स्ट्रक्चर को समझ लेता है या मार्केट ट्री को समझ लेता है, देन उसके लिए चीजें जो है सिंपल सी हो जाती है। तो ये ऑप्शंस अकेला प्रोडक्ट नहीं है, तो इस ऑप्शंस के नीचे एक सिंपल सी ट्री सिस्टम है जिसे अंडरलेइंग कहा जाता है या जिसे स्पॉट कहा जाता है। तो ये अंडरलेइंग का मतलब क्या है? जैसे कि हमें पता होता है जब भी हमारे सामने कोई भी स्टॉक्स आते तो वो स्टॉक का जो बेस्ट प्राइस रहता है वो स्टॉक अंडरलेइंग रहता है। और इस अंडरलेइंग से डिराइव दो ब्रांचेस वहां पे रहते हैं। और वो ब्रांचेस कौन से? एक ब्रांच है फ्यूचर वाला और दूसरा ब्रांच है ऑप्शंस वाला। अब ये फ्यूचर्स और ऑप्शन जो है ये अंडरलेइंग से, मतलब उस स्टॉक से डिराइव किए गए हैं और इसीलिए उनको डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कहा जाता है। और इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को आपको अच्छी तरीके से समझना बेहद ही जरूरी रहता है, क्योंकि कोई कीमत में कम ज्यादा अंडरलेइंग के हो जाएगा, उसी प्रकार से उसके फ्यूचर्स और उसके ऑप्शंस की कीमतों पर वहां पे असर पड़ने वाला है। इसीलिए अंडरलेइंग
या वो स्टॉक कहाँ पे चल रहा है उस पर वो डिपेंडेंट रहता है। जैसे मैं लाइव एग्जांपल यदि देना चाहूं तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं दूध का। हमें पता है दूध जो है एक हमारे लिए बेस प्रोडक्ट है या अंडरलाइंग प्रोडक्ट है या स्टॉक जैसा प्रोडक्ट है। बट इस दूध से बाय प्रोडक्ट्स आप देखोगे तो एन नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स दूध से वहां पे आपके लिए रहते हैं। जैसे दही रहेगा, तूप है, ताक है, चीज है, पनीर है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। आप अच्छे तरीके से समझो, मैं जो अंडरलिंक की बात आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं उस अंडरलिंक को अच्छे तरीके से समझना बेहद ही जरूरी है। और उस अंडरलिंक में ये दूध का एग्जाम्पल है। यदि दूध की कीमतें बढ़ेगी देन अल्टीमेटली जब बाय प्रोडक्ट्स है जिसमें हमने दूध, दही, दूध, पनीर, तूप या बाकी चीज बाकी सारे प्रोडक्ट की थी उसकी कीमतों में उछाल आएगा। यदि दूध की कीमतें नीचे जाती है देन अल्टीमेटली इनकी सारी चीजों की जो कीमत है वो निचले स्तरों पर आपको जाती हुई दिख जाती है। तो वो अंडरलिंक पे निर्भर करता है। उसी प्रकार जैसे हमारे स्टॉक की कीमतें यदि यदि उछालेगी देन अल्टीमेटली वहां पे फ्यूचर की भी कीमत उछालेगी और ऑप्शंस की भी कीमत जो है वहां पे उछालने वाली है। और ये एक बेसिक चीज है, बेसिक थिंग है जो हमें अच्छी तरीके से समझनी होती है। तो इसके बाद जब भी मैं फ्यूचर में बातचीत यहाँ पे करूंगा या अपकमिंग सेमिनार्स में बात करूंगा कि अंडरलाइन की कीमतें कहां पे चल रही है उस पर वो निर्भर रहता है ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस वाली चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात मुझे आपको समझानी है वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट की समझानी है। और उस डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के कैटेगरी में ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस आते हैं। तो ये फ्यूचर्स में दो तरीके की पोजीशंस रहते हैं, एक बाय वाली पोजीशंस रहती है और दूसरा जो काउंटर पार्टी रहता है वो सेल वाली पोजीशन रहती है। उसी प्रकार इस ऑप्शंस में भी एक बाय वाली काउंटर पार्टी रहती है और उसकी काउंटर पार्टी जो है वो एक सेल वाली रहती है। अब ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज है, फ्यूचर एक अलग कैटेगरी है और ऑप्शन एक अलग कैटेगरी है। और ये दोनों का जो बंगला या दोनों का जो कवित्व जो क्रिएट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इस अंडरलिंक के हिसाब से हुआ है, स्टॉक के हिसाब से हुआ है और उसको समझना बेहद ही जरूरी है। मुझे लगता है आप आपके ट्रेडिंग जर्नल में जो है इसको अच्छे तरीके से लिख लोगे। प्लीज डू राइट दैट, प्लीज राइट करिए क्योंकि ये ट्रेडिंग जर्नल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लीज राइट इट 1 मिनट के भीतर। और जैसे ही होता है मुझे रिप्लाई करिए। यस आई होप सो यू आर रिटन इट। तो सिंपल सी बात है, अंडरलिंक का स्ट्रक्चर हमें अच्छे तरीके से समझना बेहद जरूरी होता है। और यदि हमारे पास वो अंडरलिंक का स्पॉट अच्छे तरीके से पता चल जाता है देन ऑटोमेटिकली फ्यूचर्स में क्या बायस पड़ रहा है, ऑप्शंस में क्या बायस बिल्टअप हो रहा है, वो बाकी बाद में पोजीशंस वहां पे रहती है। और ऑप्शंस को यदि हमने समझना है, इस स्ट्रक्चर को समझना है तो अंडरलिंक को हमें अच्छे तरीके से समझना बेहद ही जरूरी रहता है। तो अंडरलिंक का मतलब जैसे दूध रहता है वो एक अंडरलिंक स्टॉक जैसा है और उससे चीजें बढ़ती हुई आपको दही, दूध, पनीर ये जो डिराइव प्रोडक्ट है उसके हिसाब से उसके साथ चीजें जो है हमारे लिए बनती हुई दिख जाती है। तो अल्टीमेटली इसमें कोई दो राय नहीं रहेगा और आप इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से वहां पे अल्टीमेटली समझ लोगे वन स्टेप बाय स्टेप। बेसिक्स टू एडवांस ऑफ द ऑप्शंस और फ्यूचर को जो है हमें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ना कि सिर्फ थेरोटिकल पार्ट बट उसे एप्लीकेशन बेस के कैसे यूटिलाइज करना है वो भी जो है हम आने वाले टाइम में आने वाले स्लाइड्स पर उसको अंडरस्टैंड करने की जो है हर एक तरीके से वहां पे कोशिश करेंगे। मूविंग टू द बैक। यस, तो ऑप्शंस जो है वो उसके बारे में यदि मैं आपको समझाना चाहूं तो ऑप्शन जो है अल्टीमेटली एक आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, स्किल है कि आपको वो रखना है या नहीं रखना है उस पर वो डिपेंड है और वही एक ऑप्शन है। तो ये इट इज अ थिंग और मे बी चूजन, मतलब आपको ऑल्टरनेटिव आपके सामने एक ऑप्शंस रखे जाते हैं और उसके हिसाब से आपको चीज आउट करना है।
तो ऑप्शंस आर नथिंग बट व्हाट, एक ऑल्टरनेटिव रहेगा, एक रिसोर्स रहेगा, एक पॉसिबिलिटी रहेगी, और उसमें वो चीजों को आपको कंसिडर आउट करना है। तो ऑप्शंस का जो ट्रेड होता है अल्टीमेटली वो दो काउंटर पार्टी के बीच में होता है। यदि मैं बेसिक लेवल पे बता दूं तो बेसिक लेवल में आपको पता रहता है कि यदि आपके पास जो कृषि सामग्री है, जिसमें कापूस है, गेहूं है, गवाना है, चीकू है, पपाई है, वटाना है, गवार है, ये अल्टीमेटली एक शेतकरी या एक फसल उगाने वाला फार्मर जो है वो क्रिएट आउट करता है, और वो फार्मर वो कहलाता है, जिसे मराठी में यहाँ पे शेतकरी लिखा गया। और वो जो ट्रेड आउट करता है एक व्यापारी के साथ करता है, जो दो पार्टियों के बीच में लेन देन होती है। तो ऑप्शंस भी उसी तरीके से होता है। ऑप्शंस में एक बेचने वाला वहां पे रहता है, वन इज बेचने वाला, और दूसरा जो प्लेयर रहता है वो खरीदने वाला वहां पे रहता है, जिसे खरीदार कहते हैं। तो हर एक का पर्सपेक्टिव जो है अलग अलग रहता है। इस बेचने वाले का पर्सपेक्टिव अलग रहेगा, इसे पैसे की जरूरत रहेगी इसलिए वो बेच रहा होगा, इसे उसको स्टॉक करना होगा, या मार्केट में कुछ ऊंचा लाने वाला है, उसके पास इनसाइडर न्यूज रहेगी इसीलिए वो बाय करेगा। तो ये जो ऑप्शंस का या फ्यूचर्स की खरीदारी होगी या अंडरलाइन की भी खरीदारी होगी, वो दो काउंटर के बीच में रहेगी, दो काउंटर पार्टीज के बीच में रहेगी, और वो एक दूसरे को जो है कंपाइल करने की कोशिश वहां पे, एक दूसरे को समझने की कोशिश वहां पे करेंगे। तो जब भी स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज होती है तो वो एक ट्रांजैक्शन कहलाती है, और ये ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होगा, जब खरीदार बेचने वाली पार्टी को माल देगा। तो जब ये शेतकरी इस व्यापारी को बेच रहा है, देन अल्टीमेटली ही इज सेलिंग, ओके। और जब व्यापारी इससे बाय कर रहा है, देन अल्टीमेटली ही इज बाइंग। तो ये ट्रांजैक्शन रेगुलर हो गया। बट यदि यही ट्रांजैक्शन यदि आप ऑप्शंस में कर रहे हो, देन अल्टीमेटली यदि आप सेल कर रहे हो, जैसे यहाँ पे शेतकरी कर रहा है, देन अल्टीमेटली आपको कुछ टाइम बाद उसे बाय करना पड़ेगा, मतलब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि आप बाय कर रहे हो, देन अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद आपको उसे जो है सेल करना पड़ेगा। और यही एक डिफरेंस रहता है, ये ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन रहता है। बट जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो है आपको समझना होगा। यदि आप सेल कर रहे हो तो कुछ मार्जिन के साथ आप बेचोगे, यदि आप बाय कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के साथ आप बाय करोगे। यहाँ पे आपके लिए लिमिटेड रिस्क रहेगी एज बिंग बायर, हमेशा कहा जाता है लिमिटेड रिस्क विल बी देयर एज बिंग बायर। बट यदि आप सेलर हो, देन वहां पे आपके लिए अनलिमिटेड रिस्क वहां पे रहेगी दोस्तों। और इस अनलिमिटेड रिस्क की वजह से वहां पे लोग जो है बहुत कम या कम लोग वहां पे सेल करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, और इनमें जो ट्रांजैक्शन होता है वो वन साइडेड ट्रांजैक्शन रहता है कि एक ही बार कर दो। बट जब भी हमें ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ट्रेड आउट करना होता है, देन ऑब्वियसली वो इधर सेल किया है तो बाय करना होगा, बाय किया है तो सेल करना होगा, और एक कंपल्सरीनेस जो है वहां पे होता है। और उस कंपल्सरीनेस को जो है हमें अच्छी तरीके से समझना बेहद ही जरूर रहता है। वन बाय वन बाकी सारी चीजों हम अंडरस्टैंड वहां पे करेंगे, और उसे समझने की जो है हर एक कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे लिए क्वेरी जो है निकल जाए वही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अल्टीमेटली ऑप्शंस का चीज जो होता है, ऑप्शंस की जो बाकी सारी चीजें अंडरस्टैंडेबल तरीके से होती है, तो उसे हमें समझना बेहद ही जरूरी है। तो जब भी खरीदार कोई भी चीज वहां पे, जब भी कोई भी बायर वहां पे बाय कर रहा है, तो उसका अटेंशन ये है कि वो सेलर को कुछ तो प्रीमियम दे रहा है, और उस पर उस बेसिस पे वो बायर को जो है अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस दे रहा है, और लॉस जो है वो प्रीमियम जितना दिया है उतना ही उसके लिए रहेगा एज बिंग बायर। और इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी वहां पे रहेगी जो वो एक्सरसाइज कर सकता है बिंग बायर। अब ये वैलिडिटी एक्सरसाइज करना मतलब क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना मतलब क्या है। लेट्स कंसीडर कि आपने जो है गेहूं आज खरीदा है, और आपको पता है आज का गेहूं का करंट मार्केट प्राइस 2200 रुपए का है। और जैसे कि आपको बेसिक चीज है कि गेहूं की कीमतें आने वाले 2 महीने को भीतर वहां पे बढ़ने वाली है, ये आपको आज पता चला ओवरऑल एनालिसिस के हिसाब से, प्रोडक्शन या बाकी सारी चीजें। तो इसीलिए आपने क्या किया है, 2400 का जो है एक कॉल जो है आपने बाय कर लिया है। लेट्स कंसिडर 2 महीने बाद आपको पता है कि भाई साहब
ये गेहूं जो ट्रेड हो रही है 2200 रुपए के आसपास, गेहूं जो 2200 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहे हैं 2 महीने बाद, मतलब आप चल रहा है जनवरी मंथ, और आपको पता चला कि भाई साहब 2 महीने बाद तो मार्च महीना है, मार्च महीने में गेहूं के प्राइसेस जो है वो 2400 तक वहां पे जाएंगे। तो आप क्या करोगे? 2400 का गेहूं का जो एक ऑप्शन है जो कि बुल केस में बाय किया जाता है, बाइंग अ कॉल, सी मतलब वो एक कॉल है, उसे आप बाय कर लेते हो, लेट से बाय गिविंग द प्रीमियम 40 रुपीज, 40 रुपीज का प्रीमियम देते हो, और हमारे एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए 500 का क्वांटिटी हम कंसिडर करते हैं, और इसकी जो एक्सपायरी है वो मार्च महीने की एक्सपायरी के हिसाब से कंसिडर आउट कर जाते हैं। तो क्या सिनेरियोज वहां पे हो सकते हैं? यदि बिंग अ बायर, यदि मुझे प्रॉफिट कमाना है, देन अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? ये जो 2200 गेहूं आज जनवरी मंथ में चल रहा है वो 2 महीने के बाद 2400 रुपए के ऊपर वहां पे जाना चाहिए, मतलब लेट से 2450 रुपए की करंट मार्केट प्राइस जो है वो मार्च महीने में वहां पे चल रही है। ओके, उस टाइम से तो वो क्या हो जाएगा? ये जो आपने 40 रुपए प्रीमियम आज दे के बाय करके रखा हुआ है मार्च महीने में, ये प्रीमियम बाय समवॉट कैलकुलेशन 150 रुपए हो जाए, या बाय समवॉट कैलकुलेशन 120 रुपए हो जाए, कोई बात नहीं, बट हमने जहां पे बाय किया था उसके ऊपर है, तो हमारे लिए वो प्रॉफिट रहेगा। अब ये प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट होने के बाद आपने यहाँ पे बाय किया है ये चीज, 2 महीने बाद आप उस प्रॉफिट को बुक करना चाहते हो, तो आप जो है वहां पे सेल करने जाओगे, और वो जब आप सेल करोगे तो आपको उसे ही बेचना होगा जिसने आपको सेल किया है, मतलब वो आपको काउंटर पार्टी रहेगा बायर, और उसे वो बाय करना बंधनकारक रहेगा, और उसी का मतलब एक्सरसाइज करना रहेगा, मतलब आप जिससे बाय किया था, खरीदा था, उस बंदे के पास फिर से जाते हो और मैंने तुमसे ये माल लिया था, अब मेरा ये इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका काम बनता है, और वो चीज आपके लिए करना है। तो ये हाइपोथेटिकल एक सिंपल सा जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, वो क्यों यहाँ पे दिया है? क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि जब भी अपन कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, ये तो रेगुलाइज्ड मार्केट पे कर रहे हैं, एक एक्सचेंज पे कर रहे हैं, जहां पे आपको डायरेक्टली आपके डिजिटली आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बट यदि आप सही हो तो आप आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करने के लिए जाते हो, जो आपने बाय किया है उसे सेल करने के लिए, और उस बंदे को फिर से एक बार उसका ट्रांजेक्शन जो है कन्वर्ट करना पड़ता है, और उस पर उस ट्रेड का जो है बाय बाय या सेल वाला चीज वहां पे हो जाता है। तो अल्टीमेटली मुझे आशा है ये चीज आपको अंडरस्टैंड आई हुई होगी, समझ में आई हुई होगी। क्या ये चीज आपको समझ आई है दोस्तों? यस और नो? हैव यू अंडरस्टूड गाइस? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आई होप एवरीवन हैज गॉट माय पॉइंट। यस यस, ओके। तो ये चीज वहां पे इंपॉर्टेंट रहती है कि जब खरीदार बायर सेलर को जो है एक प्रीमियम दे रहा है, मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो रहे हैं, और यदि वो दोनों बाइंडेड है उस टर्म के लिए, उस वैलिडिटी के लिए, और यदि बायर का हक वो जताने के लिए वहां पे आ जाता है, तो उस सेलर को वो मैंडेटरी हो जाता है कि वो चीज करे। तो कॉल का ऑप्शन खरीदार जो रहता है उस व्यू से हमें चीजें अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कॉल ऑप्शंस खरीदार है उसके पास बाय करने का अधिकार है, और उसके पास जो है इंपॉर्टेंटली उसके पास ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, फ्यूचर में यदि वो सही हुआ तो उसे वो अधिकार का यूज वहां पे कर सकता है, एल्स उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है। बिंग एन ऑप्शन सेलर, उसके पास जो है कंसर्न प्राइस को, मतलब जब वो बेच रहा है, इस बायर को कुछ भी चीज वहां पे बेच रहा है, उस बाइंग प्राइस पर वो बाय करने के लिए वहां पे वो तैयार रहेगा, फ्यूचर में जो भी कीमत रहे, ही द सेलर। ओके, मतलब ये बाय कर रहा है, लेट्स कंसिडर 1200 रुपए के आसपास। ओके, अब 2 महीने बाद ये गया 2400 रुपए के आसपास। तो अल्टीमेटली इसने जब बाय किया था, इससे बाय किया था, इसने सेल किया था, तो ये अगेन इसके पास आएगा इसका हक जताने के लिए, और हक जताते हुए वो कहेगा कि भाई साहब आपने जो भी फ्यूचर प्राइस रहेगी उस पर बाय करने के लिए बोला था, तो इसीलिए आपने सेल किया था, तो आपको आपका ट्रांजेक्शन क्लोज करना पड़ेगा, इसीलिए बाय करना पड़ेगा, और इसने बाय किया है इसीलिए इसको ट्रांजेक्शन
क्लोज करने के लिए इसे जो है सेल करना पड़ेगा, तब जाके इसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा और तब जाके इसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। बट इसको जो है ये वहां पे कटिबद्ध है, वो वहां से ढूंढ नहीं सकता, जा नहीं सकता इस ऑप्शन सेलर को। इसलिए कहा जाता है अनलिमिटेड रिस्क जो है उस ऑप्शन सेलर के पास रहता है, अनलिमिटेड रिस्क उसके पास रहता है। और उस अनलिमिटेड रिस्क की वजह से उससे जो है वो हक जताने के लिए यदि वो बायर सही हुआ तो वो जरूर जरूर आएगा। और इस वजह से उन चीजों को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब भी ऑप्शन चेन को अपने को समझना होता है, देन अल्टीमेटली व्हाट इज बिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट बायर एंड सेलर, वो समझना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। और जैसे ही आप इन पर्सपेक्टिव्स को समझ जाओगे बायर और सेलर्स के, देन अल्टीमेटली आपके लिए वो सही बात, सही दिशा जो है वहां पे रह जाएगा। और ये चीज जो है आप अच्छी तरीके से वहां पे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। और मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, वहां पे मैं फ्यूचर्स की जो है बात हरगिज हरगिज नहीं कर रहा हूं। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑप्शंस क्या है वो वहां पे समझाना है। तो ऑब्वियसली ऑप्शंस में जो है कौन कौन से ऑप्शन जनरली रहते हैं, ये तो बायर सेलर की काउंटर पार्टी हो गई, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए ये सारी चीज हो गई। बट वहां पे इंडेक्स ऑप्शंस रहेंगे और स्टॉक ऑप्शंस रहेंगे। इंडेक्स ऑप्शंस मतलब कौन से, हमारे लिए अभी निफ्टी 50 के लिए वहां पे चल रहे हैं इंडेक्स ऑप्शन, बैंक निफ्टी के लिए इंडेक्स ऑप्शन चल रहे हैं, इसके अलावा फिन निफ्टी के लिए इंडेक्स ऑप्शन चल रहे हैं। और इसमें और एक बात यदि मैं आपको समझाना चाहूं तो, और वो क्या बात है, क्या चीज है, वो निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है और फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन है। और आप यदि देखोगे तो फिन निफ्टी की हर मंगलवार के दिन जो है वहां पे एक्सपायरी रहती है। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की बात करें तो गुरुवार के दिन जो है वहां पे एक्सपायरी जो है वो शेड्यूल रहती है। और इसी वजह से हमें हर महीने में कम से कम 4 एक्सपायरी जो है हर एक स्टॉक ऑप्शंस को सॉरी इंडेक्स ऑप्शंस के लिए देखने को मिल जाती है। बट जब स्टॉक ऑप्शंस वहां पे रहते हैं तो स्टॉक ऑप्शन के लिए हर महीने का लास्ट जो गुरुवार है, हर महीने का लास्ट गुरुवार वहां पे आपके लिए लास्ट गुरुवार वो जो है स्टॉक ऑप्शन की एक्सपायरी वहां पे शेड्यूल रहती है। अब ये वीकली एक्सपायरी है ये तीनों इंडेक्सेस के लिए। फिन निफ्टी मतलब फाइनेंशियल स्टॉक्स, बैंक निफ्टी मतलब बैंकिंग स्टॉक, निफ्टी 50 मतलब ये सारे स्टॉक। और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है इसे लिख लीजिए प्लीज 1 मिनट के भीतर। ये चीजें रहती है और इनको हमें समझना बेहद ही जरूरी रहता है। तो दो तरीके के ऑप्शंस है, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शंस। इंडेक्स ऑप्शन में ये 3 इंडाइसेस वहां पे है, और स्टॉक ऑप्शंस जैसे मैंने आपको बोला कि हर महीने का लास्ट गुरुवार जो है हमारे लिए ऑप्शंस का एक्सपायरी रहता है। तो हर गुरुवार का मतलब कैसे, लेट मी शो यू दैट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने जो है, हाँ अभी आपके सामने यहाँ पे कैलेंडर लगाया है और आप देखिए ये जो गुरुवार है, यदि आप हाँ ये जो थर्सडेज है, इन थर्सडेज के दिन आपको जो है वहां पे पता चल जाएगा। या तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन गुरुवार के दिन 5 जनवरी की एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की, 12 जनवरी के तो 19 जनवरी की थी। अब आने वाला जो गुरुवार है वहां पे पब्लिक हॉलीडे है और उस वजह से ये शिफ्ट हो चुकी है 25 ऑफ जनवरी के दिन। और नेक्स्ट जो एक्सपायरी रहेगी वो 2 ऑफ फरवरी रहेगी। मतलब स्टॉक्स के लिए 26 की जो एक्सपायरी है वो 25 को ही होगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी 25 को ही होगी अर्लियर डे। यदि ये भी छुट्टी रहती तो ये 27 को वहां पे स्केड्यूल हो जाती।
और स्टॉक ऑप्शंस को जैसे बताया कि जनवरी मंथ के लिए लास्ट गुरुवार आपके लिए एक्सपायर रह जाती, बट उस दिन हॉलिडे इस वजह से वो 25 को शेड्यूल हुई। और रही सही फिन निफ्टी की बात, फिन निफ्टी के लिए इस तरीके से होती है, नेक्स्ट हफ्ते के लिए 31 जनवरी वाली एक्सपायरी फिन निफ्टी के लिए रहेगी, जो कि अलग से रहेगी। तो एक साधारण अप्रोच हमारे पास रहना चाहिए मार्केट का स्ट्रक्चर जो बेसिक है, बेसिक्स टू एडवांस तो सब चीजें सीखेंगे, बट ये बेसिक चीजें हमें जो है अंडरस्टैंड करना बेहद ही जरूरी रहता है। और उसमें कौन कौन से स्टॉक्स पर, कौन कौन से ऑप्शंस पर क्या चीजें वहां पे हो रही है, वो यदि हमें पता चल जाती है, देन ऑब्वियसली अल्टीमेटली हमारे लिए वो बहुत ही सादी चीजें जो है वहां पे हो जाती है। तो हर एक की जवाबदारी या हर एक का वहां पे संबोधन रहता है। जैसे कॉल बायर और कॉल और पुट राइटर के लिए जो है कुछ नियम्स रहते हैं जो कि उनको वो बाइंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, और इसी वजह से इन सभी चीजों को आपको अच्छी तरीके से समझना बेहद ही जरूरी रहता है। यस, तो अल्टीमेटली 4 पोजीशंस आपके सामने रहती है। यदि आप कोई भी कॉल लॉन्ग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप यू थिंक योर स्टॉक प्राइस और इंडेक्स प्राइस इज गोइंग टू अप। यदि आप लॉन्ग कॉल कहा जाता है, लॉन्ग कॉल का मतलब क्या है, आप सिंपल एंड सिंपल यू आर कॉलिंग, यू आर बाइंग सी, आप बाय कर रहे हो सी का। क्यों? आपका व्यू क्या है? आपका व्यू वहां पे बुलिश है, और इसीलिए जो है आप उस स्टॉक का, उस चीज का जो है आप लॉन्ग जो है कर रहे हो, इसीलिए आप सी बाय कर रहे हो। यदि आप शॉर्ट कॉल कर रहे हो, मतलब शॉर्ट मतलब आप बेच रहे हो, मतलब आप जो है सी को बाय करने की जगह आप सेल कर रहे हो वो विथ समवॉट मार्जिन के साथ। उस मार्जिन मनी जो है मोर देन 1,25,000 एक निफ्टी के लिए मुझे लगता है, एज ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। और आपका यहाँ पे व्यू जो है वो बेरिश है, इसलिए जो है आप उस कॉल को जो है शॉर्ट करने की कोशिश वहां पे करते हो। तो बुलिश सीन और बेरिश सीन जो है ये सिंपल सी बात रहती है। अब तीसरा व्यू देते तो लॉन्ग पुट वहां पे यदि समझना है, देन ऑब्वियसली व्हाट यू आर डूइंग। लॉन्ग पुट का मतलब ये है कि आप पी बाय कर रहे हो, और आपका व्यू क्या रहेगा, अल्टीमेटली आपका सिंपल सा व्यू रहेगा कि मार्केट या इंडाइसेस या स्टॉक जो है वो बेरिश है, इसीलिए आप जो है उस पुट को बाय कर रहे हो बाय गिविंग समवॉट अमाउंट ऑफ प्रीमियम। और यदि आप पुट शॉर्ट कर रहे हो, मतलब शॉर्ट मतलब आप बेच रहे हो, बेच रहे हो आप किसको? बेचना, पुट को बेच रहे हो, क्योंकि आपका व्यू जो है सेल कर रहे हो, आपका व्यू सिंपल और सिंपल बुलिश है, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला है, इसलिए आप उस पुट को जो है बेचने की कोशिश वहां पे कर रहे हो। तो अल्टीमेटली इस चीज को आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो लॉन्ग के अगेंस्ट लॉन्ग अनवाइंड रहता है, शॉर्ट कवर बिल्डिंग के अगेंस्ट शॉर्ट कवरिंग होता है। तो अल्टीमेटली ये बेसिक चीज है, और ये बात, ये बेसिक चीज वहां पे लिख लीजिए। लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, उसके अगेंस्ट उसको कहा जाएगा, लॉन्ग बिल्टअप के अगेंस्ट जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग कहा जाएगा, उसके अगेंस्ट उसको कंसिडर करना होगा। और ये चीज आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करनी होगी, और ये एक सीन रहेगा, ये एक कंप्लीट पूरा ट्रांजेक्शन रहेगा। और दूसरी यदि हम बात करें तो वहां पे जैसे बेचा गया है, वो कॉल भी बेचा जा सकता है और पुट भी बेचा जा सकता है। शॉर्ट बिल्टअप के अपोजिट जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट वाला पोजीशन वहां पे रहेगा, दैट विल बी शॉर्ट कवरिंग। वो क्या रहेगा? दैट विल बी द शॉर्ट कवरिंग। और उस शॉर्ट कवरिंग को हमें अच्छी तरीके से समझना रहता है, समझ लेना जरूर रहता है। तो ये एक अलग सा ट्रांजैक्शन रहता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये एक ट्रांजैक्शन है बायर और सेलर्स के बीच में। बट यदि वो ऑप्शंस में उनकी पोजीशन बना रहे, देन अल्टीमेटली दोनों उनकी पोजीशंस ओपन रख रहे हैं, उनको दोनों को उनकी पोजीशन क्लोज करने के लिए इस तरीके से चीजें जो है सेकेंड लेग ऑफ ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। और ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, फर्स्ट लॉन्ग बिल्टअप होगा और उसके बाद में लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा, शॉर्ट बिल्टअप होगा पहले और उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग होगा। और आपके एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए दोस्तों मैं फिर से एक बार कहूंगा, इसको लिख लीजिए प्लीज। ये लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंड, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, इसको लिख लीजिए। बेसिक्स जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमें हैंड होल्ड उस पे लाना है, इसीलिए हम इस बेसिक्स को इतनी बार समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें यदि हम फंस गए, ये टर्मिनोलॉजी यदि हमें याद आ गई, हम समझ पाए, देन अल्टीमेटली हमारे लिए बहुत सारी चीजें जो है अल्टीमेटली अच्छी खासी वहां पे होती हुई दिख जाएगी। दूसरी बात, यदि आप यहाँ पे देख रहे होगे तो आपके लिए
जो अपोजिट साइड जो मैं बोल रहा हूं, जो बयां कर रहा हूं, समझा रहा हूं, वो भी मैं यहां पे दिखाऊंगा. लेट मी शो दैट. यस. तो सेंटिमेंट्स क्या वहां पे रहते हैं वो इस टेबल से आपको पता चल जाएगा. वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू. तो यदि बुलिश है मतलब सी बाय वहां पे किया जाएगा, और सी बाय करने के टाइम आपका चेंज इन ओआई वाला जो कॉलम है उसमें आपको इस तरीके से पॉजिटिवनेस वहां पे दिखेगा. यदि उसके साथ नेट चेंज मतलब प्रीमियम में कितना बदलाव वहां पे हुआ है वो भी आपको पॉजिटिव दिखेगा, और उस चीज को लॉन्ग बिल्टअप कहा जाएगा. यदि वहां पे इस लॉन्ग का पोजीशन इनिशिएट हुआ है, बुलिश पोजीशन करने के बाद वहां पे मूव हुई है, तो प्रॉफिट बुकिंग होगी. और सेकंड स्टेज में यहां पे आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो निगेटिव दिखेगा, और नेट चेंज जो कि प्रीमियम में बदला हुआ है वो भी निगेटिव वहां पे दिखेगा. मतलब लॉन्ग जो है अनवाइंड हुआ है, बुलिश टू बेरिश या साइडवेज या न्यूट्रल होते हुए आपको दिख जाता है. मतलब यहाँ पे जो सी बाय किया है वो सी इस सेकेंड स्टेप में उस सी को जो है सेल वहां पे किया जाता है, और इसीलिए लॉन्ग बिल्टअप जो हुआ था उसको लॉन्ग अनवाइंड सेकंड सीन में कहा जाता है. और उसे समझने के लिए, उसे पता करने के लिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट निगेटिव, और प्रीमियम में जो बदलाव है प्रीवियस डे के कंपैरेटिवली वो निगेटिव आपको दिखेगा. यदि शॉर्ट बिल्टअप वहां पे हुआ है तो वहां पे क्या होगा? यदि शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, कॉल साइड में भी हो सकता है, पुट साइड में वो हो सकता है, वहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होगा प्लस, बट प्रीमियम बढ़ने की जगह वहां पे वो घटता हुआ दिख जाएगा. और ये जो शॉर्ट बिल्टअप है यदि ये पुट साइड में हो रहा है तो वो बुलिश रहेगा, यदि ये कॉल साइड में हो रहा है तो वो जो है वो बेरिश हो जाएगा. अल्टीमेटली ये चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए. उसके बाद ये शॉर्ट हो गए, फॉल हो गए या बढ़ गया मार्केट, उसके बाद उसका काम कंप्लीट हो गया. तो जो शॉर्ट उसने क्रिएट कर रहा था सेल करके, कॉल भी सेल किया होगा या पुट भी सेल किया होगा, तो वो अगेन उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसको वो बाय करना पड़ेगा. और वो जब बाय कर रहा होता है तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप यदि अच्छे तरीके से देखोगे तो वो निगेटिव दिखेगा, और नेट चेंज की यदि हम बात करें तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब उस चीज को जो है शॉर्ट कवरिंग उसे कहा जाता है. और ये चीज आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन के टेबल पे जाते हुए भी देख सकते हो. तो ये एक टेबल है सिंपल सा, इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है. दो कॉलम आपको देखने हैं जो कि चेंज इन हुआ है और नेट चेंज कितना हुआ. मैं आपको उस ऑप्शन चेन में जाते हुए एटीएम क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, वो मैं समझाऊंगा. स्ट्राइक प्राइस क्या है. बट उससे पहले ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ओआई, प्रीमियम में जितना चेंज हुआ है, नेट चेंज, सेंटिमेंट्स क्या है, उसका ओवरऑल बायस क्या है, वो समझना बेहद जरूरी है. और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे तरीके से बाद में आपके नोटबुक पे जो है लिख लीजिए. प्लीज डू दैट. और इन बिटवीन दोस्तों हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, उसी सेम लिंक द्वारा जो है आप रिज्वाइन करिएगा, क्योंकि हम लगातार 7:30 बजे तक इस ऑप्शंस को ट्राई करने वाले हैं. और स्टॉक्स पर, निफ्टी इंडेक्सेस पर यूटिलाइज करते हुए कैसे ऑप्शंस को यूज करना है, शॉर्ट कवरिंग को कैसे पहचानना है वो समझने